नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल कवरेज में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सुरभि भी, हमारे साथ लगातार मनीष और सुमित भी बने हुए हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो रूस के द्वारा हमला किया गया है कीव पर, उससे जुड़ी हुई। यूक्रेन में रूस ने विध्वंसक हमला किया है। कीव में रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसाई हैं और मिसाइलें भी हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया गया रूस द्वारा। राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया गया है। राष्ट्रपति भवन के पास भी गिरी हैं मिसाइलें, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि मिसाइल हमले में हॉस्पिटल और कई इमारतों को कैसे जमींदोज कर दिया गया, उसको लेकर खबर बड़ी है। आपको बता दें इन्हीं मिसाइलों से हुए हमले के बाद जेलेंस्की की तरफ से तस्वीरें भी सामने रखी गई है, कहते हुए कि रूस ने एक बार फिर से विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया है और टारगेट पर है रिहायशी इलाके और वो अस्पताल जहां बच्चे थे। आपको बता दें ये बड़ी वॉर ब्रेकिंग, जहां यूक्रेन में रूस के विध्वंसक हमलों को लेकर खबर बड़ी है। रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसाई हैं और जिन जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया है उसकी एक एक तस्वीर आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर कीव की आपके सामने, जहां यूक्रेन में इस वक्त कीव में ज्यादातर इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। देखिए किस तरह से कीव पर हमला किया गया है और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, यानी एक विध्वंसक हमला, 100 मिसाइलों से हमला किया गया और बहुत ही टारगेटेड हमले किए गए हैं कीव की अलग अलग जगहों पर। खासतौर पर जो राष्ट्रपति भवन है कीव में, उसके पास के इलाके में ये हमला किया गया। वर्खोवा राडा जो राष्ट्रपति भवन है उसके पास का इलाका है ये। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कीव हमले में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक यूक्रेन के 20 लोगों की मौत हो चुकी है। एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां 20 लोग अभी तक इन हमलों में जान गंवा चुके हैं, जबकि ज्यादातर लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि किस तरीके से घायलों को इन रिहायशी इमारतों के बीच हुए हमले के बाद अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है और ये रिहायशी इलाके हैं। रिहायशी इलाके में किस तरीके से मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया गया, वो तस्वीर आपके सामने। और ज्यादातर इमारतें किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब कीव पर रूसी अटैक की ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां इमारतों में आग लग गई है। जी हाँ, देखिए ये जो इमारतें हैं ये रिहायशी इमारतें हैं, रिहायशी इलाका है। यहाँ पर होटल हैं, हॉस्पिटल हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। ये वो इलाका भी है जहाँ पर हमला किया गया है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, यानी जहाँ पर जेलेंस्की रहते हैं उसके आसपास का इलाका है। ये हाई सिक्योरिटी जोन भी है कीव का, उसके बावजूद इसको चुना गया है, वहाँ पर हमला किया गया है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, रूसी हमले में परमाणु बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। Tu-22 बॉम्बर से किए गए हमले, MiG-31K फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया। तो रूस की तरफ से जो हमला किया गया है वो बहुत विध्वंसक है। इसमें MiG-31K फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा Tu-22 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। यानी रूस ने अपने इरादों को साफ तौर पर जाहिर किया है कि किस तरह के वो हमले कर रहा है। कीव को टारगेट किया गया है, 1-2 नहीं 100 मिसाइलों से टारगेट किया गया। इन हमलों के लिए Tu-22 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा MiG-31K फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया। तो विध्वंसक हमला ही नहीं किया है, रूस ने किस व्यापक स्तर पर यह हमला किया है उसको भी समझने की जरूरत है। देखिए तस्वीरें देखिए, ये रिहायशी इलाके हैं जहां पर ये बड़ा हमला हुआ है, यानी कीव टारगेट पर है अब सीधे तौर पर और कीव में विध्वंस मचाने की कोशिश है लगातार रूस द्वारा। तो Tu-22 बॉम्बर से हमले को लेकर बड़ी खबर आपको बताई, MiG-31K फाइटर जेट से हमले को लेकर खबर बताई, लेकिन बॉम्बर से दागी गई स्कैंडर मिसाइल एक और बड़ी खबर है। Tu-22 से केंजल मिसाइल दागी गई है। तो जिस तरीके से इस वक्त हमले को अंजाम दिया जा रहा है कीव में, रूस किस तरीके से इन हमलों को अंजाम दे रहा है उसको लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि बॉम्बर से दागी गई है स्कैंडर मिसाइल और Tu-22 से किंजल मिसाइल दागी गई है। अब हमलों को जिस तरीके से मिसाइलों के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, कीव की मेयर की तरफ से भी कहा गया है 2 साल में ऐसा हमला नहीं हुआ। 6 महीने बाद कीव पर रूस के इस बड़े हमले को लेकर मेरे सहयोगियों से करूं बात, उससे पहले ये तस्वीर आपके सामने, जहां आपको बता दें कि ये रिहायशी इलाका और रिहायशी इलाके में इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मिसाइल हमले की चपेट में अस्पताल आए हैं, ज्यादातर इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ साथ हमारे 2 सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर भी सुमेरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, दोनों लगातार। मनीष, ये जो इलाका है जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं,
क्या इसको समझा जाए, रूस की स्ट्रैटेजी को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कीव पर जो कहा जा रहा है अब कि 2 साल के दौरान इस तरह का व्यापक हमला नहीं किया गया था, जिस तरह का वाइड स्प्रेड ये हमला है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। इसके पहले भी हम लगातार जो मूवमेंट है वो देख रहे हैं कीव की तरफ बढ़ते हुए। क्या एक लार्जर प्लान है, लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स है रूस के प्लान में जिसके तहत ये हमला है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कम से कम साल भर अगर आप देखें अंतराल में तो इस तरह के हमले नहीं हुए थे। ऐसे हमले तब दिखाई दे रहे थे जब रूस ने युद्ध शुरू किया था साल 2022 में, जब आप खुद यूक्रेन में कीव में मौजूद थी, उस वक्त इस तरह के हमले दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके बाद के जो हमले थे वहां पर यूक्रेन का रूस का लगातार कोशिश होती थी कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करना, मिलिट्री बेसिस पर हमले करना। लेकिन आज जो हमले हैं, क्योंकि ये तस्वीरें खुद अपने आप में बयां करती है, ये वो इलाके हैं जो पूरी तरह से रिहायशी इलाके हैं। लेकिन चूंकि रूसी एजेंसियों का कहना यह है कि यहाँ पर साथ ही ये भी बताते चले मनीष कि ये लाइव तस्वीरें हैं, यानी ये एक्चुअल तस्वीरें हैं, जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं वहाँ पर इस वक्त किस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है, वहाँ पर जो टीम्स हैं वो तमाम पहुँच चुकी हैं। तो ये अपने दर्शकों को बता दें कि ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं उन्हें। जी बिल्कुल सुमिरा, देखिए इस वक्त हमारे दर्शक साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी जिस तरह की रूस ने बमबारी की 100 से अधिक मिसाइलों के साथ, 20 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसके टारगेट में एक बच्चों का अस्पताल भी था, इसके अलावा जो कैंसर का अस्पताल था वहां से पेशेंट्स को वहां से हटाया गया। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जितनी भारी संख्या में लोग वहां पर जुटे हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जिस तरीके से रूस ने हमला किया, जिस तरीके से रूसी हमले की चपेट में जो कीव के लोग आए हैं। ठीक है मनीष, बड़ा सवाल सुमेरा इस वक्त ये समझना जरूरी है कि हमलों को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। सुमित समझाइए, बॉम्बर से दागी गई स्कैंडर मिसाइल को लेकर खबर आई, Tu-22 से किंजल मिसाइल दागी गई है, हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है इसके बारे में क्या खबर, और साथ ही ये तस्वीरें भी। सुमित देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें कि रूस ने खास तौर पर पिछले कई दिनों में अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है। सेवेस्टोपोल की घटना के बाद आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर इलाकों को उनको टारगेट किया जा रहा है जहां पर या तो उनकी बैकअप टीम्स इस्टेब्लिश है यूक्रेन की, या फिर अमेरिका या फिर नाटो देशों की तरफ से मिलने वाले पेट्रियट मिसाइल या फिर दूसरे आर्म्स एंड एम्युनिशंस के डिपो हैं। और कीव के अंदर अटैक करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण यह है कि अब उन रिहायशी इलाकों को, उन बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहे हैं जहां पर या तो इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने हैं या फिर जो आप कह सकते हैं कि वेयर हाउसेस बनाए गए हैं बड़े आर्टिलरी शेल्स के, उनको टारगेट किया जा रहा है। और आप देखें किसी तरीके की एक बिल्डिंग को टारगेट किया गया और रूस की तरफ से बात स्पेसिफिकली पहले भी कही गई थी कि अब यूक्रेन भी उसी तरीके की स्ट्रेटजीज को अपना रहा है। वो लगातार हॉस्पिटल्स में, वो लगातार रिहायशी इलाकों के गोदामों का इस्तेमाल कर रहा है अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस को छुपाने के लिए। तो इस तरीके के अटैक रूस की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि बैकअप टीम जो है वो यूक्रेन को बैकअप ना मिल पाए, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन को सप्लाई ना मिल पाए और रूस की जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस है वो आगे की तरफ बढ़ते रहे। जी हाँ, इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर बता देते हैं इस पूरे हमले से जुड़ी हुई। परमाणु बॉम्बर ने क्रीमिया से उड़ान भरी थी, ये जानकारी मिल रही है। काला सागर से पनडुब्बी से भी दागी गई किंजल मिसाइल, तो चौतरफा अटैक हुआ है। क्रीमिया से उड़ान भरी थी बॉम्बर ने, जो परमाणु बॉम्बर Tu-22 बॉम्बर जिसने उड़ान भरी वो क्रीमिया से उड़ान भरी गई और काला सागर में जो पनडुब्बी मौजूद है वहां से दागी गई किंजल मिसाइल। तो रूस ने ये भी दिखाया है, ये भी बताने की कोशिश की है कि देखिए क्रीमिया पर क्योंकि लगातार ज़ेलेंस्की और लगातार यूक्रेन द्वारा हमले किए जाते हैं, तो क्रीमिया से Tu-22 बॉम्बर ने उड़ान भरी, वो भी सांकेतिक और अहमियत रखता है। और काला सागर से भी हमला किया गया है। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी अस्थाना मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं सर। लेकिन जो मेरा सवाल मनीष से भी था कि हमने बहुत पहले शुरुआत में जब इस युद्ध की शुरुआत हुई तो हमने कीव पर इस तरह के हमले देखे थे, अब वापस हम कीव पर इस तरह के हमले देख रहे हैं। ये क्या बदलाव है, क्या स्ट्रैटेजी में चेंज है रूस की और इसको किस तरह से आगे बढ़ता हुआ आप देखते हैं? देखिए, ये हमें इसकी पूरी उम्मीद थी। अभी कुछ समय पहले अगर आपको याद हो, जब अमेरिका ने ये परमिशन दी थी यूक्रेन को कि आप हमारे लॉन्ग रेंज हथियार जो हमने आपको दिए हैं वो रूस की टेरिटरी में कर सकते हैं, तो रूस बुरा होगा और जल्दी होगा। उसी मुताबिक रूस ने एक और बयान जारी किया था कि जो क्रीमिया में जो हमले हुए हैं वो डायरेक्टली सिर्फ यूक्रेन का काम नहीं है, उसमें स्पेशलिस्ट अमेरिका के और नाटो के इस्तेमाल हुए हैं और उन्होंने इनको अंजाम दिया है और इसका जवाब दिया जाएगा। अभी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जैसा कि आपके सहयोगी भी बता रहे थे, कि ये भी माना जा रहा है
कि जो भी हथियार अमेरिका से या वेस्ट की तरफ से आ रहे हैं उनको छुपाने के लिए वो रिहायशी इलाकों का और इन जगहों का इस्तेमाल करें जिसको ये जमा पहनाया जा सके इलाके। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए रूस अभी इसी मुताबिक बमबारी कर रहा है। आपकी बात साफ तौर पर यह साफ है कि सर कि अब उन जगहों को टारगेट किया गया जो बाहर से मिले हथियारों की जगह थी और वो हथियार छिपाए गए थे, वो डिपो वेपन डिपो बनाए गए थे रिहायशी इलाकों में। अब रूस के इस हमले के बाद कीव के मेयर की तरफ से भी बड़ा बयान कि 2 साल का ये सबसे भयानक हमला है। कीव के मेयर कह रहे हैं ऐसी तबाही कभी नहीं देखी है। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, तस्वीरें भी सामने आ रही है और एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त कीव को जिस तरीके से टारगेट किया गया है वो बहुत बड़ी खबर है। हालांकि रूस के इसी हमले पर कीव के मेयर की तरफ से भी बयान आया कि 2 साल का सबसे भयानक हमला, ऐसी तबाही कभी नहीं देखी गई। शरदेंदु सर, बयान का मतलब भी समझा दीजिए, क्योंकि आप इस लिहाज से भी चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे जहां आप ही का ये मानना अभी थोड़ी देर पहले था। क्या ये एक फाइनल अटैक है जिसमें कीव को खास तौर पर टारगेट किया गया? देखिए, अगर यूक्रेन को युद्ध से बाहर करना और पूरी तरीके से ध्वस्त करना तो कीव उसका सबसे बड़ा टारगेट और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और मेयर का बयान बताता है कि 2 साल में हमला हुआ, लेकिन जिस दिन से ये युद्ध शुरू हुआ है और जिस तरीके से सिविलियन की टारगेटिंग हुई है और जिस क्वांटिटी में हुआ है, 100 मिसाइल फायर की गई है, TU-22 से बॉम्बर से आपने बॉम्ब गिराए हैं। तो एक देखिए, हर एक शहर को डिस्ट्रॉय करने की रशिया के पास रणनीति है। इस बार उसने काला सागर, क्रीमिया और लैंड से ये सारे बम बरसाए हैं और उनके दिमाग में था कहीं इनका एयर डिफेंस सक्सेस हुआ तो ये हमारे शायद मिसाइल को मार गिराएंगे, लिहाजा उन्होंने इस क्वांटिटी में स्ट्राइक किया है। और देखिए, जब से ये युद्ध चल रहा, और मैं इसकी एनालॉजी इजराइल और हमास के भी वार से करूंगा, युद्ध की विधाएं बदल गई हैं। पहले मिलिट्री टारगेट को स्ट्राइक किया जाता है, अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब सिविलियन टारगेट को स्ट्राइक बड़े इम्प्यूनिटी के साथ करते हैं, बगैर झिझक के करते हैं, जिससे कि एक मैसेज क्लियर किया जाए कि कोई भी संस्थाएं, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी रिहायशी इलाके सुरक्षित नहीं है। और मेरा मानना है कि रशिया ने कीव के साथ लवीव का भी ऐसे प्लान बना रखा और तमाम ऐसे शहर जिसका डिस्ट्रक्शन रशिया करना चाहता है उसके प्लान में मौजूद है। समय देखिए, ऐसे समय किया गया जब यूके में सरकार बदली, फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर बदलने जा रहे क्योंकि उनमें मेजॉरिटी नहीं आई, अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो आज की डेट में जब इजराइल और हमास में भी एक देखिए पीस की बात शुरुआत हो रही है, ऐसे समय में स्ट्राइक करना और बताना कि यूक्रेन के सारे इलाके अंडर थ्रेट हैं। लबीब में भी देखिए, मेरा मानना है कि कुछ दिनों में हमले होंगे और अभी ये देखिए कीव पे ये पहला हमला हुआ है, आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे हमले होंगे। जी, और ये हम देख रहे हैं कि एक शहर नहीं 5 शहरों को टारगेट किया गया है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी, यूक्रेन के 5 शहरों में रूस ने ये बड़ा हमला किया है। रूस ने हमला किया है कीव के अलावा क्रिवरी में, नीप्रो में, इन शहरों में विध्वंसक हमला किया गया है। इसके अलावा सुमी और स्लोवियांस्क पर भी हमला किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया। तो एक शहर नहीं, कई शहरों को टारगेट पर लिया गया, जिसमें कीव शामिल है, क्रिवरी शामिल है, सुमी शामिल है, नीप्रो और स्लोवियांस्क शहर शामिल है। तो ये तमाम शहर हैं जिनको टारगेट किया गया है रूस द्वारा। लेकिन साथ ही क्योंकि ये कहा जा रहा है लगातार कि पिछले 2 साल के दौरान इस तरह का हमने हमला नहीं देखा और अभी इस तरह का हमला देखा जा रहा है। हमारे साथ बीके दत्ता जी भी बने हुए हैं, मेजर जनरल बीके दत्ता। सर, 2 साल पहले लगभग मैं उस वक्त कीव में थी, तब जबकि कीव में इस तरह के हमले हो रहे थे, तब जबकि हमने देखा था कि रशियन फोर्सेस कीव के दरवाजे तक पहुंच गई थी और फिर वहां से वो वापस गए। तब हमने रिहायशी इमारतों में कुछ जगहों पर, बहुत ज़्यादा तब भी नहीं था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन रेजिडेंशियल इलाकों में हमले बहुत कम थे। अब एक बार फिर जब ये हमले बढ़े हैं, तो क्या रूस का इरादा भी एक बार फिर हम उसी तरह से देखेंगे कि वो जो बॉर्डर है उस एरिया से आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहा है? साथ ही जो और शहर है जिन्हें टारगेट किया गया है, वो भी एक ट्रैक है जिसके तहत शामिल इन शहरों पर हमला किया गया है, चाहे वो सुमी हो, नीप्रो हो, स्लोवियांस्क हो और उसके बाद साथ ही कीव भी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो 2 साल पहले ऑफेंसिव शुरू किया था रशिया ने, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस, वो एक एम था उनका कि कीव से टॉपल कर दिया जाए, लेकिन वो जो प्लानिंग था उनका वो उससे सफल नहीं हुआ और उनको विड्रॉ करना पड़ गया। अभी जो ईस्टर्न फ्रंट के अंदर जो भी बढ़त बनाई है रूस ने और जो अभी जंग चल रही है, जिस प्रकार से रशियन फोर्सेस आगे एडवांस कर रही हैं,
और वो लगातार उस एरिया को कंसोलिडेट करते जा रहे हैं। लेकिन जब अभी कीव ने रशिया के टारगेट्स के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करे और बहुत ज्यादा तबाही मचाई, जो 6 जुलाई का हमला आपको याद होगा, तो अभी रूस ने ये ठाना है कि जहां जहां पर अमेरिकन या नेटो के हथियार आ रहे हैं, जहां पे उनको स्टोर किया जा रहा है, चाहे वो सिविलियन इलाका है या लवीव का इलाका है जो इनका इनपुट एरिया है, उसको स्ट्राइक करके उसको तबाह किया जाए। इसके साथ साथ में ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है ज़ेलेंस्की के ऊपर और पूरी जो जनता है यूक्रेन की कि आप कहीं पर भी सेफ नहीं है। एग्जैक्टली सर, और यही बड़ी खबर इस वक्त है कि एक के बाद एक 5 जगहों पर हमले को लेकर इनपुट है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर कि कुछ ही घंटों में लवीव पर भी हमला हो सकता है और रूसी मिसाइलों से जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक तस्वीर भी आपके सामने है। हालांकि पश्चिम यूक्रेन में मौजूद है लवीव और पोलैंड के बिल्कुल पास लवीव को लेकर मनीष खबर क्या है? एक्सपर्ट्स भी इस वक्त यही मान रहे हैं, अगर आपने शरदेंदु सर की बात सुनी हो, कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये साफ है कि अलग अलग जगहों पर हमले की अलग अलग स्ट्रैटेजी। और इस वक्त एक बड़ी खबर यह कि कुछ ही घंटों में लवीव भी टारगेट पर। मनीष, देखिए जिस तरीके से रूसी हमले की चपेट में यूक्रेन के अब तक 8 से 10 शहर आ चुके हैं और वैसी स्थिति में अब पोलैंड बॉर्डर से सटे हुए लवीव का वो इलाका जिसे अपेक्षाकृत थोड़ा सुरक्षित माना जाता है, जहां पर रूसी मिसाइल के ज्यादा हमले नहीं होते हैं। अभी खबर यही है कि रूसी मिसाइल उस डायरेक्शन में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि लवीव में भी इस वक्त एयर सायरन गूंज रहे हैं। लेकिन हम लोग को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है उसकी तस्वीरें इंफॉर्मेशन वॉल पर। अरे लोग इकट्ठा हैं, रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर पहुंची हुई हैं, ये शहर के रिहायशी इलाके हैं और जैसे कि लगातार हमें सुमित और मनीष भी बता रहे हैं कि ये रूस की एक बदली हुई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यूक्रेन द्वारा लगातार रिहायशी इलाकों को रूस के भीतर जाकर अटैक किया जा रहा था। तो रूस ने भी अब जवाब देने की कोशिश की है कि देखिए हम भी ये कर सकते हैं। और मेरा एक खास बात और, जब ये अटैक किए गए इससे पहले पिन पॉइंटेड लोकेशंस पे, यानी आप देखिए कि ना सिर्फ वो इलाके जहां पर इन्होंने पेट्रियट मिसाइल्स के शेल्स रखे हैं, जहां पर लगातार वेयर हाउसेस बना रखे हैं, बल्कि जो यूक्रेन की अपनी इंडस्ट्रीज हैं जो लगातार अपने प्रोडक्शन यूनिट लगा रखी है कीव के अंदर, जिनको बहुत सिक्योर किया गया, उनको भी टारगेट किया गया। जिस तरीके से टारगेट पर है उसी के तहत अगली बड़ी खबर, क्योंकि अब हमलों के बाद यूक्रेन ने मदद मांगी और पोलैंड से यूक्रेन ने यह मदद मांगी है। लवीव की रक्षा के लिए पोलैंड से लगाई गई गुहार। बड़ी खबर है, लवीव को एयर डिफेंस की जद में लाने को कहा और पोलैंड के बिल्कुल करीब लवीव को लेकर 2 बड़ी खबरें हमने आपको बताई, जहां कुछ ही घंटों में लवीव पर कैसे टारगेट किया जा सकता है, ये बड़ी खबर है। और हमलों के बाद यूक्रेन की तरफ से मांगी गई मदद, लवीव की रक्षा के लिए पोलैंड से ये गुहार लगाई जा रही है। लवीव बहुत अहम शहर है यूक्रेन के लिए, क्योंकि वो पोलैंड बॉर्डर से लगता है, वही वो शहर है जो इनपुट है, यानी यहीं से वो तमाम हथियार अंदर आते हैं यूक्रेन की सीमा में, इसलिए ये शहर बहुत अहमियत रखता है और इसको प्रोटेक्शन चाहिए, ये कहा गया है यूक्रेन द्वारा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के हमले पर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आ गया है। अभी घायलों और मृतकों की सही संख्या नहीं बता सकते हैं, कहा है ज़ेलेंस्की ने। डॉक्टर और आम आदमी सभी लोग मलबा हटाने में लगे हुए हैं, यानी हर आम आदमी इस वक्त यूक्रेन का मदद करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ये कहा जा रहा है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा। उन्होंने कहा है कि अभी मृतकों की संख्या या घायलों की संख्या हम नहीं बता सकते हैं। जिस तरह का ये हमला हुआ है उसके बाद इस वक्त कीव में एक इमरजेंसी का हालात बना हुआ है, यानी राजधानी कीव में जहां पर सबसे अहम इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं यूक्रेन के, उन जगहों को लेकर ज़ेलेंस्की अब ये कह रहे हैं कि ये नहीं बताया जा सकता कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि चाहे वो डॉक्टर हो या आम लोग हो या सैनिक हो, हर कोई मदद करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे साथ सभी जो मेहमान हैं वो बने हुए हैं, लेकिन शादेदू जी देखिए ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं और ये बताने की उनकी तरफ से कोशिश है कि देखिए डॉक्टर हो या आम आदमी हो या सेना के लोग हो, हर कोई इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मदद कर रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की क्या इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे? तब जबकि आप रूस के भीतर जाकर हमले कर रहे थे तो रूस वापस रिटेलिएशन में ये करेगा, ये तो उसकी रणनीति रही है पहले से। हाँ देखिए, रशिया की तो हमेशा से टेक्निक रही है, उन्होंने तैयारी पूरी कर रखी है, उसको अंजाम वो अलग अलग तरीके से देखते हैं और टाइमिंग की सबसे बड़ी बात है। ऐसे समय में जब हमारे समझ से यूक्रेन कॉम्प्लिसेंट हो रखा था और कई तरीके से छोटे छोटे हमले, चाहे वो क्रीमिया में हो चाहे वो आपके बेलगरोद में हो, इस तरीके के हमले कर रहे थे और अमेरिकन हथियार का रशिया की भूमि पे इस्तेमाल हो रहा था। मेरा मानना है कि ये मनोबल तोड़ने वाला हमला है। 100 से ज्यादा मिसाइलें और जिस तरीके के बॉम्बर का इस्तेमाल किया और जिस
जिस तरीके से 5 शहरों में साइमल्टेनियस टारगेटिंग की है, चारों तरफ से काला सागर से लेके आपने क्रीमिया से लेके और एयर से आपने स्ट्राइक किया हुआ, तो ये मनोबल तोड़ने वाला और मनोबल तोड़ने वाली बात। और साथ ही इस बीच पोलैंड से मदद का भी अस्थाना सर आपसे मतलब समझूंगी, क्योंकि रूस के हमले पर कीव के मेयर की तरफ से क्या कहा गया, पहले ये बड़ी खबर, क्योंकि 2 साल का सबसे भयानक हमला वो इससे कह रहे हैं, ऐसी तबाही कभी नहीं देखी गई। और उसी तबाही की एक तस्वीर आपको टीवी9 दिखा रहा है, जहां ज्यादातर इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। आम लोग इस वक्त जिस तरीके से रेस्क्यू का काम कर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और कीव के मेयर ये कह रहे हैं मलबे में बहुत सारे लोग दबे हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की का ये बयान सामने आ रहा है कि अभी घायलों और मृतकों के बारे में कुछ भी सही तरीके से नहीं कहा जा सकता है। अस्थाना सर, पोलैंड से इस वक्त जिस लिहाज से मदद मांगी जा रही है, पोलैंड का एक्शन या पोलैंड का रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या वो ऐसे में हिमाकत करेगा? एक तरफ नेटो देशों की मीटिंग, दूसरी तरफ यूक्रेन को साफ तौर पर मदद पहुंचाने की, क्या इस वक्त भी वो हिमाकत करेगा? देखिए, हिमाकत करने का जहां तक सवाल है, एयर डिफेंस की बात है, जहां सबसे ज्यादा परेशानी इस समय यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम्स की है। और एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में पोलैंड अपने आप तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस समय जैसे कि ये कहानी हो रही है, इसका एक और लिंक है, ये है कि नाटो का समिट हो रहा है वॉशिंगटन में, वो एक दिन में होने वाला है। और एक तरीके से एक सांकेतिक मैसेज भी नाटो को दिया जा रहा है कि अगर आप लोग इसी तरीके से हथियार देते रहे तो शायद आपको भी इस लड़ाई में घुसना पड़ सकता है, और ये लड़ाई जो एस्केलेशन इसका और ज्यादा हो सकता है। तो ये भी मैसेज रूस देना चाहेगा। और इसी मुताबिक अभी जहां तक पोलैंड का सवाल है, अपने आप अकेले इंडिविजुअली तो वो हिम्मत नहीं करेगा, उसको जब तक नाटो का तरफ से क्लियरेंस नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि पोलैंड कोई ऐसी हिमाकत करेगा। बिल्कुल सर, बड़ी खबर है और बड़ी बात यहां पर सामने आ रही है सुमेरा, क्योंकि अब यूक्रेनी विदेश मंत्रालय का भी बड़ा बयान सामने आया है। सुमेरा, यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है, हमले की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी कहा है। रूस ने जानबूझकर किया हमला, रूस ने बच्चों के अस्पताल को भी नहीं छोड़ा। तो यूक्रेन की तरफ से जो शील्ड दी जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि बच्चों के अस्पताल को टारगेट किया गया, उसे भी नहीं छोड़ा गया और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही यूक्रेन का ये कहना कि रूस की तरफ से जानबूझकर ये हमला इस तरह से किया गया है कि बच्चों का अस्पताल भी उसकी जद में आया है। यूक्रेन का ये कहना है कि बच्चों के अस्पताल को टारगेट किया गया और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान, यूक्रेन की तरफ से लगातार यही स्टैंड रहा है। रूस द्वारा जब भी हमले किए गए हैं, यूक्रेन का यही कहना रहा है कि वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, वो इमारतों को ऐसी टारगेट कर रहे हैं जिससे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। अब यूक्रेन का ये कहना है कि एक अस्पताल को टारगेट किया गया है जो बच्चों का अस्पताल है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी सुरभि कि इन तस्वीरों में हम उस इलाके को भी देख सकते हैं जहां तब जबकि मैं कीव में रही, मैंने एक लंबा समय बिताया इस इलाके में। ये राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने का इलाका है, वर्खोवा राडा, जहां पर ज़ेलेंस्की रहते हैं। हमारे साथ ए.के. दत्ता भी बने हुए हैं। सर, लेकिन यूक्रेन द्वारा ये कहना कि आपने हमला किया, आपने जानबूझकर हमला किया, आपने बच्चों के अस्पताल को टारगेट किया, इससे क्या वो किसी तरह का जो नैरेटिव एक रूस के खिलाफ बनाना चाहते हैं, इसमें उन्हें मदद मिलेगी और उसका क्या कोई प्रभाव भी होगा? देखिए, ऐसा है कि जो अभी नाटो की मीटिंग यूएस में चल रही है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये प्रेशर टैक्टिक्स है। यूक्रेन ने हमला किया रशिया के ऊपर, ड्रोन्स, मैसिव ड्रोन अटैक, जिसके अंदर इन्होंने सिविल टारगेट्स को भी एड्रेस किया, इनके ऑयल डिपोज, इनके वेपन डिपोज, इनके मिसाइल डिपोज को। उसी प्रकार रशिया ने रिटेलिएट किया है, हैवी एयर स्ट्राइक। इनके पास में काउंटर एयर का भी इतने साधन नहीं बचे यूक्रेन के पास कि वो रशियन एयर को उस तादाद में रोक पाए। इसलिए अभी यूक्रेन एक बैक फुट पे है और रशिया ने बोला है नाटो और अमेरिका को, अगर आप लगातार हथियार देते रहेंगे तो हमको इस जंग को एस्केलेट करना पड़ जाएगा, और अगर नाटो ने कोई गलती कर दी, नाटो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये पोलैंड से मदद मांग रहे हैं कि लिविव के लिए, पोलैंड अपने आप कोई फैसला नहीं कर सकता जब तक नाटो ना करे। और अगर पोलैंड यूक्रेन के अंदर आके अपने वेपन सिस्टम डिप्लॉय करता है वो बात अलग है, लेकिन अगर पोलैंड की धरती से उन्होंने काउंटर एयर ऑपरेशन किए
रशिया के खिलाफ, तो इसका मतलब कि नेटो बड़ी बात सर आपने बताई, लेकिन जिस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसकी नेटो देशों की मीटिंग के लिहाज से टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक और बड़ी मीटिंग को लेकर इस वक्त खबर है, जहां हमले के बाद जेलेंस्की हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में सेना के आला अधिकारियों के साथ मौजूद जेलेंस्की जिस तरीके से इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, एक के बाद एक 5 शहरों को टारगेट किया गया है और आने वाले घंटों में जिस तरीके से कीव के साथ साथ अलग अलग शहरों में भी बड़े हमलों को लेकर इनपुट है। लवीव पर हमले को लेकर भी खबर हमने आपको बताई है, क्योंकि यहां 100 से ज्यादा मिसाइलों से जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष, एक सवाल इस लिहाज से बस समझा दीजिए, क्या नेटो देशों की तरफ से होने वाले इस समिट में भी, इस मीटिंग में यूक्रेन को मदद को लेकर कोई बड़ा फैसला संभव था? क्योंकि ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। आप बार बार ये दोहरा रहे हैं कि प्रेशर अटैक्स है, नेटो को, वेस्ट को इसके जरिए एक संदेश जरूर है। देखिए, नाटो को लेकर तो बहुत अच्छी एक हिंदी में कहावत है कि ना खुदा मिला ना विशाल सनम। अभी तक यही उम्मीद कर रहे थे यूक्रेन वाले कि बहुत जल्दी उनको ईयू की सदस्यता मिल जाएगी, नाटो की सदस्यता मिल जाएगी। लेकिन अब जबकि अमेरिका में भी नाटो का सम्मेलन हो रहा है, इससे पहले तो यही कहा गया कि यूरोप के देश नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका में भी नाटो का सम्मेलन होने के बावजूद कहीं से कोई भी दूर तक उम्मीद नहीं है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य हो पाएगा। नाटो से हथियार मिल रहे हैं, नाटो से उनको हौसला मिल रहा है कि जाओ जाकर रूस से लड़ो, लेकिन नाटो मेंबर वो नहीं बनने जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जेलेंस्की की ये स्ट्रेटेजी होगी कि अगर सदस्यता नहीं तो कम से कम हथियार दे दो, थोड़ा और कुछ बिलियन डॉलर वहां से भेज दो। और इसीलिए इस वक्त जेलेंस्की की कोशिश होगी कि रूस के हमले को ज्यादा से ज्यादा नाटो देशों तक पहुंचाना, उनको बताना कि देखो हमारे ऊपर इतने बड़े हमले हो गए। जबकि इसके काउंटर में रूस की दलील यही है कि आपने भी तो हमारे सिविलियन इलाके को टारगेट किया था। हाँ, एक बात और है, रूसी एजेंसियों का कहना यह है कि जो हॉस्पिटल हम लगातार दिखा रहे हैं, जो बच्चों का हॉस्पिटल है जिसको टारगेट किया गया है, उनको लेकर उनका कहना है कि ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का ही मिसाइल है जो कि वहां जाकर गिर पड़ा। तो मतलब रूस का कहना है कि यूक्रेन के अपने मिसाइल जो हैं वो हॉस्पिटल में गिर पड़े और इस वजह से कैजुअलिटी हुई है। ये रूस का कहना है। तो रूस का तर्क ये अब सामने आया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, इस हमले से जुड़ी हुई है कि हमले के वक्त यूक्रेन में नहीं थे राष्ट्रपति जेलेंस्की, पोलैंड दौरे पर गए हुए थे जेलेंस्की। ये जानकारी मिल रही है, जेलेंस्की ने पोलैंड का अचानक दौरा किया, पोलैंड के प्रधानमंत्री से हमलों पर चर्चा की। जेलेंस्की जिस वक्त ये हमले हुए उस वक्त पोलैंड में मौजूद थे, यानी उस वक्त वो यूक्रेन में और कीव में नहीं थे, राजधानी में नहीं थे, ये जानकारी मिल रही है। पोलैंड दौरे पर गए हुए थे और जैसे ये हमले हुए उसके बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ इन हमलों पर जेलेंस्की द्वारा चर्चा की गई है। लेकिन जेलेंस्की उस वक्त मौजूद नहीं थे, सुमित, ये जानकारी मिल रही है, पोलैंड में थे और इसके बाद उन्होंने पोलैंड के साथ इस पर चर्चा की है। लेकिन क्या अब जेलेंस्की द्वारा इस मुद्दे को, क्योंकि जेलेंस्की लगातार नेटो से और ज़्यादा मदद की गुहार लगाते रहे हैं, जितनी भी मदद उन्हें पहुंची है वो चाहते हैं कि इससे ज्यादा मदद मिले, इन हमलों को सामने रखकर अब जेलेंस्की क्या और ज्यादा जो वो समिट है उसके दौरान और ज्यादा इस बात को प्रमुखता से रखेंगे कि उन्हें और मदद की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस हमलों को दिखाते हुए ना सिर्फ वो पोलैंड से बल्कि नाटो के बाकी देशों से भी, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी इस मदद की बात कहेंगे। लेकिन सच बात यह है कि नाटो के हाथ में अब कुछ है नहीं। नाटो लगातार मदद के वादे तो करता है लेकिन वो मदद यूक्रेन तक अब पहुँच नहीं रही और ये बात रूस अब अच्छे से जान चुका है। यही वजह है कि पिछले 2 महीनों में रूस की पोजीशन इन इलाकों में मजबूत हुई है और अब रूस का टारगेट सिर्फ और सिर्फ वो इलाके नहीं है जहाँ पर यूक्रेन की सेना आकर बैठ चुकी थी अपने कब्जे का, बल्कि अब कीव और लवीव के आगे भी अब रूस की सेना पहुंच रही है। क्योंकि रूस को लगता है कि अगर आपने इन इलाकों तक अपनी पहुंच बना ली, अगर इन इलाकों तक एयर डिफेंस सिस्टम्स को या फिर पेट्रियट मिसाइल्स को तबाह कर दिया या फिर नाटो से मिलने वाली मदद को तबाह कर दिया, तो फिर रूस यूक्रेन के सामने कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। और रूस लगातार इस बात को समझता है और जानता है कि अब उसका काम है, उसका समय है कि ऑफेंसिव ऑपरेशन को चलाकर वो इस बॉर्डर इलाकों तक, यानी यूक्रेन और नाटो देशों के बॉर्डर इलाकों तक अपनी सेनाओं को पहुंचा सके, उनके प्रेशर को तौर पर एक इस्तेमाल। एक और बड़ी खबर सुमित इस बीच आ रही है, क्योंकि अमेरिकी दौरा रद्द कर सकते हैं जेलेंस्की। कल जेलेंस्की को अमेरिका जाना है, नेटो बैठक में हिस्सा लेने के लिए जेलेंस्की के अमेरिका जाने को लेकर खबर थी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अपना अब अमेरिकी दौरा भी जेलेंस्की रद्द कर सकते हैं। आपको बता दें, वाशिंगटन डीसी में नेटो के 32 देशों की बैठक को लेकर ही आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और जिस तरीके से इस वक्त रूस की तरफ से कीव के साथ साथ 5 अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब शरदेंदु सर, जेलेंस्की का अमेरिका दौरा भी रद्द करना इस वक्त लिया गया एक और बड़ा फैसला। हालांकि ये इंपॉर्टेंट सवाल मैंने मनीष से इस लिहाज से किया था कि नेटो देशों की इस बैठक में यूक्रेन को लेकर भी क्या कोई बड़े फैसले संभव थे?
देखिए, ये फैसला तो इनका सही है कि ऐसे समय में जब आपके कैपिटल पे इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई और आप नाटो में आप जाके वहां करेंगे क्या? सबसे पहले आपको अपने देशवासियों के साथ खड़े होकर उनका रेस्क्यू करना पड़ेगा और जितनी भी आपकी मिलिट्री माइट है उसके तहत रहते हुए आपको एक टैक्टिकल बैटल में जाके आपको रशिया को जवाब देना पड़ेगा, तब आपकी लीडरशिप वहां स्टैब्लिश होगी। अगर आप ऐसे समय में नाटो की मीटिंग अटेंड करने चले जाते हैं तो इससे देश का और मोरल डाउन होगा। नाटो को आपकी कंडीशन पता है, आपका सर्वाइवल उनके आर्म्स और हथियार से ही चल रहा है, उन्हीं की वजह से आप युद्ध में बने हुए हैं। तो लिहाजा जो भी डिसीजन नाटो में लिया जाएगा वो यूक्रेन के फेवर में होगा, लेकिन नाटो के जो बहुत सारे ऐसे कंट्री जिनके बट सवाल है वो डिसीजंस होंगे क्या सर? वो डिसीजंस होंगे क्या? क्या पोलैंड की तरफ से भी उसको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी बॉर्डर एरियाज पर, या सिर्फ हथियार सप्लाई ही मदद के तौर पर इकलौता विकल्प? देखिए, नाटो में जो डिसीजन होने जा रहा है, जितने नेबरिंग कंट्री चाहे रोमानिया हो, हंगरी हो, पोलैंड हो, वहां पे शायद एयर डिफेंस और पुख्ता किए जाएंगे, अमेरिकन हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर डिप्लॉय किए जाएंगे, लेकिन उसका डायरेक्ट इंटरवेंशन यूक्रेन में की धरती पर होगा ऐसा मैं नहीं मानता। ये जो जितने सीमावर्ती जो आपके नेशंस है और जो बाल्टिक नेशन है उनके डिफेंस को और चौकन्ना किया जाएगा और कुछ टोकन के तौर पे इकोनॉमिक और मिलिट्री एड यूक्रेन को जारी रखी जाएगी। यूक्रेन की जहां तक सदस्यता का सवाल है, जब आप वॉर जोन में हैं तो वो कंडीशन बनती नहीं है आपको नाटो का सदस्य बनाने के लिए। एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन उसके लिए सहमति होनी चाहिए। तो क्या आपकी डेट में हंगरी, पोलैंड या रोमानिया या टर्की इसके सपोर्ट में आएंगे, बाल्टिक नेशन आएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सशंकित हैं रशिया के न्यूक्लियर पावर से। वो नहीं चाहते कि उनकी धरती पे किसी भी तरीके का टैक्टिकल या ऑपरेशन या स्ट्रेटेजिक वेपन का इस्तेमाल हो, लिहाजा वो बैक सीट पे हैं। सबको अपनी देश की सुरक्षा लगी हुई है। जिस तरीके से यूक्रेन का हाल हुआ, जहां विध्वंस हुआ है और यूक्रेन इस चीज को समझने को तैयार नहीं है जेलेंस्की के जिद के हिसाब से, तो लिहाजा बाकी नेशन सजग हैं, लिहाजा वो इस स्थिति को रिपीट नहीं करना चाहते। नाटो के रेजोल्यूशन बड़े प्रेडिक्टेबल हैं, हथियार एम्युनिशन की सप्लाई होगी, युद्ध में बने रहने के लिए उनको उकसाया जाएगा और बार बार ये बोला जाएगा कि रशिया के ऊपर आप हमले कर सकते हैं, कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी जाएंगे, कुछ एयर डिफेंस सिस्टम और उनको मुहैया कराए जाएंगे। लेकिन देश का आज की डेट में क्या हाल हुआ ये समझना पड़ेगा, ज्योग्राफी को आपको समझना पड़ेगा, कैसे बाल्टिक नेशन अपने को एक जुट बनाएंगे, कैसे नेबरिंग कंट्री आपकी मदद के लिए उस तरीके से नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, इसमें नाटो कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है। इन सारी चीजों को आयरन आउट करना बहुत जरूरी होगा और ऐसे समय में जब सत्ता परिवर्तन और क्या शायद इसी वजह से सर ऐसा लग रहा है कि नेटो का जो रिएक्शन है, नेटो क्या कर सकता है और किस हद तक जाएगा, ये भाप चुका है या ये समझता है रूस, और इस वजह से रूस अब और ज्यादा अटैकिंग मोड में है और इस वजह से क्या हम इन हमलों को देख रहे हैं। एक दत्ता सर, आपको क्या लगता है, क्या इसी वजह से, क्योंकि लिमिटेशंस क्या है, किस हद तक नेटो जाएगा, किस हद तक मदद मिल रही है यूक्रेन को, ये सब रूस जानता है और उसे एक बढ़त मिली हुई है, उसी बढ़त को वो और आगे बढ़ाना चाहता है। देखिए, जो अभी तक नेटो ने दिया है उसके अलावा वो उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। इन लोगों ने ऑलरेडी अपने जितने रिजर्व्स थे, जितने इनके जो स्टॉक्स थे नेटो के, वो सारे यूक्रेन के अंदर इन्होंने धकेले और यूक्रेन तब इसी कारण से इतने समय तक ये लड़ पाया। चाहे वो नेटो के हथियार असला हो, चाहे वो अमेरिकन एसेट्स हो, क्योंकि अभी अमेरिका को, इजराइल को भी सपोर्ट करना है, वहां पर भी वो पूरी तादाद में हथियार असला नहीं दे पा रहा है। उसी प्रकार वो यूक्रेन को भी पूरा हथियार असला अभी सप्लाई नहीं कर पा रहा है। उनकी जो अपनी सप्लाई चेन्स हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो इसको कोप अप नहीं कर पा रही हैं। तो इसलिए अभी नेटो जो ऑलरेडी कर चुका है इससे ज्यादा नहीं कर सकता है और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। बिल्कुल सर, नेटो क्या कर सकता है और क्या करना चाहता है उस लिहाज से तो बैठक पर भी नजर रहेगी, लेकिन रशिया ने क्या किया है? मनीष, सवाल आपसे, रशिया पूरी तरीके से उन एरियाज को कंट्रोल कर चुका है पिछले 2 साल के ऑपरेशंस के दौरान, जहां हम जानते हैं कि डोनेस्क, बखमुत, लुहांस्क, ज़ेपोरोजिया, ये वो इलाके हैं जहां पर पूरी तरीके से वो कब्जा कर चुका है। क्या दायरा बढ़ते हुए अब उन इलाकों की तरफ यूक्रेन में जा रहा है जहां खार्किव इस वक्त उसकी नजर में है? बिल्कुल, देखिए, पश्चिम के साथ साथ पूर्वी इलाकों पर हमले को लेकर ही आपने खबर दी है, आने वाले 24 घंटे में हमले तेज हो सकते हैं। देखिए, जिस पूर्वी यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं उसमें रूस ने अब तक डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन, ज़ेपोरिजिया, इन 4 राज्यों को अपने में विलय कर लिया था और पुतिन ने यह शर्त भी रखी थी
कि हमारा जो शांति प्रस्ताव होगा उसमें ये 4 राज्य हमारे साथ ही होंगे। हाँ, लेकिन इन 4 राज्यों में भी अगर आप देखें तो डोनेट्स्क में कमोबेश 80% इलाके ऐसे हैं जो अभी रूसी सैनिकों के हाथ में है। लुहांस्क में वो 90% है, लेकिन खेरसॉन और ज़पोरिजिया में 50% इलाके हैं जो रूसी और यूक्रेनियन सैनिकों के अपने कब्जे में हैं। ऐसी स्थिति में रूस का कहना यह है कि ये चारों इलाके पूरी तरह से हमारे कब्जे में हो जाने चाहिए, जो कि यूक्रेन होने नहीं देगा। अब सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन के पास जब लंबी दूरी की मिसाइलें आई तो उन्होंने कहा, जैसे एक हिंदी में फिर एक कहावत है ना कि बंदर के हाथ में अस्तूरा लग गया, उन्हें लगा चलो रूस के उन इलाकों में मारा जाए, उन भीतरी इलाकों को टारगेट किया जाए। उन्होंने वही किया, लंबी दूरी की मिसाइलें ATACMS के जरिए उन्होंने क्रीमिया में सेवेस्तोपोल में एक रिजॉर्ट पर अटैक किया, बेलगोरोद में हमले शुरू हो गए, रोस्तोव में हमले शुरू हो गए। तो इस वक्त पुतिन वही बदला ले रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आपके सिविलियन को टारगेट कर सकते हैं। ये एक नया डायमेंशन है जो रूस यूक्रेन युद्ध में दिख रहा है, वरना अब तक पुतिन की कोशिश होती थी कि वो सिविलियन लोगों को टारगेट ना करें। क्योंकि सरकार के साथ तो वो चाहते हैं कि वो ये रुख बना रहे कि वो ज़ेलेंस्की के खिलाफ है, लेकिन पुतिन लगातार ये संदेश भी हमेशा देने की कोशिश करते रहे कि वो यूक्रेन के आम लोगों के खिलाफ नहीं है, वो यूक्रेन के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अब वो भी वो कर रहे हैं और इसे ज़ेलेंस्की इसी तरह से दुनिया के सामने भी रखेंगे कि देखिए आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस को। हालांकि रूस अभी भी इस बात से इनकार करता है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, थोड़ी देर में कीव पर दूसरे अटैक की आशंका भी जाहिर की जा रही है। रूस के हमलों पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, रूस के ड्रोन इस वक्त कीव के ऊपर उड़ रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और हमले हो सकते हैं। हमारे साथ सुमित बने हुए हैं। सुमित, ये हमले हुए हैं, 100 हमले दहला हुआ है इस वक्त यूक्रेन और उसके तमाम अहम शहर। ये आशंका जाहिर की जा रही है कि यही तक नहीं, यानी रूस और ज्यादा हमले भी कर सकता है। देखिए, बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि रूस के ड्रोन जो हैं वो सर्वेलेंस कर रहे हैं, लगातार इन इलाकों की जायजा ले रहे हैं, पिक्चर्स लगातार कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर भेजी जा रही है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी वो मुआयना कर रहे हैं कि आखिरकार अटैक का जो लोकेशन था क्या वो उन्होंने फुलफिल कर लिया है, क्या मिशन कंप्लीट, और उसके बाद जब ये होगा उसके बाद दोबारा से नए फ्रेश अटैक्स को अंजाम दिया जाएगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रूस रुकने वाला नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या है रूस की, ये बहुत बड़ी खबर है। दोपहर 2 बजे का वक्त जब हमने खबर ब्रेक करी कि कैसे कीव पर विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया गया है, इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि अब से थोड़ी देर में अब रूस की तरफ से एक बार फिर से दूसरे अटैक की आशंका है और ये दूसरा अटैक एक बार फिर से कीव पर होगा। यानी रूस के हमलों पर इस वक्त की बड़ी खबर और ये सीधी तस्वीरें। अब सवाल यही कि रूस ने अभी तक जिस तरीके से हमलों को सुमित अंजाम दिया है उसमें वो जगह टारगेट पर थी जो रिहायशी इलाके थे, वो जगह टारगेट पर थी जहां पर आर्म्स एम्युनिशन के डिपो बने हुए थे रिहायशी इलाकों में। लेकिन शरदेंदु सर, इस खबर का मतलब अब समझा दीजिए, क्योंकि अब दूसरे अटैक की आशंका, थोड़ी देर में कीव पर एक बार फिर से बड़े हमले की आशंका। तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, पहला स्ट्राइक होता है, फिर उसमें कुछ गैप दिया जाता है, फिर सेकंड स्ट्राइक होता है, फिर गैप दिया जाता है, क्योंकि इसका एक मकसद होता है। फर्स्ट स्ट्राइक में आप सबसे ज्यादा कैजुअलिटी करते हैं क्योंकि आप लोगों को अनअवेयर कैच करते हैं, फिर उसमें गैप दिया जाता है जिससे कि सारे लोग निकल के आए, मदद सिस्टम हो, आप लोगों के एक दूसरे को रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, और जब इस तरीके का माहौल होता है तो सेकंड स्ट्राइक की जाती है। ये सब लड़ाई की विधाएं हैं, एक तरीके का प्लानिंग बनता है किस तरीके से हमने डिस्ट्रॉय करना हो, और साथ में ड्रोन द्वारा इस चीजों का जायजा लिया जाता है कि हमारा जो स्ट्राइक का मिशन था क्या सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। उसको बोलते हैं पोस्ट डैमेज असेसमेंट सिस्टम, उसको हम एसेस करते हैं और फिर जो नेक्स्ट स्ट्राइक होती है उसके तहत किया जाता है। तो ये सारा कुछ टारगेटिंग का हिस्सा है। एक स्ट्राइक से रिजल्ट आपको नहीं मिलता क्योंकि सारी तैयारी होती है। अब चीजें जब पॉपअप करती हैं, उभर के सामने आती हैं, एक तरीके के अफरा तफरी का माहौल होता है तो सेकंड स्ट्राइक की जाए। ये बहुत लाजमी है, कोई भी मिलिट्री पर्सनल, कोई भी जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो इस चीज को समझता है और इसके लिए यूक्रेन की सेना भी तैयार होगी। लेकिन कब होगा, किस क्वांटिटी में होगा, क्या टारगेटिंग होगी, लिहाजा उनको अपना एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियोट मिसाइल जो उनको मिली है उसका एक रिकॉन्फ़िगर करके एक अपना एयर डिफेंस सुनिश्चित करें और अटैक का हमला अटैक उसको आप एक तरीके का प्रेशर बिल्डअप करें। तो ऐसी संभावनाएं दिखाई जा रही, लेकिन क्या इसके लिए यूक्रेन कैपेबल है, कर पाएगा? उसके पास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो असुरक्षित हैं। 5 शहरों में अभी हमला किया है, लवीव भी थ्रेटन है, कीव भी थ्रेटन है। कहां कहां यूक्रेन जाएगा? उसके पास हथियार की कमी है, सैनिकों की कमी है, हर चीज के लिए आपको नाटो कंट्री अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है। तो ये हालत है आज की डेट में यूक्रेन के लिए, लिहाजा उनको हर तरीके से जो भी उनका रेसिडुअल पावर है, जो भी उनके मिलिट्री हार्डवेयर है, उसको रिकॉन्फ़िगर करें, एक तरीके का प्रेशर बनाए, तभी ये प्रेशर रिलीज होता दिख रहा है।
मेरा मानना है कि ये जो प्रेशर रशिया ने बनाया, जो आपका मनोवैज्ञानिक और कमर तोड़नी कार्रवाई की है, वो उसका मकसद यही है कि आपके जो 4 स्टेट हमने कब्जा किए हैं, यूक्रेनी सैनिक वहां से विड्रॉ करें, हम उनकी सुरक्षा देंगे और ये 4 स्टेट अल्टीमेटली रशिया के हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो रशिया दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है लगातार। रूस द्वारा ये हमले भी क्या इसी दिशा में एक और अहम कदम है, या इन हमलों के बाद हम एक और अगली स्टेज देखेंगे इस युद्ध में, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है? दरअसल क्या सिर्फ प्रेशर टैक्टिक के तहत ये किया जा रहा है, या इसके आगे का भी प्लान है, इसके आगे की भी रणनीति है रूस की, और क्या उसमें हम और ज्यादा इस तरह के हमले होते हुए देखेंगे कीव पर, लवीव पर, इस तरह के तमाम अहम शहरों पर? एक और बड़ी आपको जानकारी दे दें कि पुतिन का प्रतिशोध हुआ की वजह से ये 100 मिसाइलों का अटैक देखने को मिल रहा है। यानी एक तरफ से ज़ेलेंस्की द्वारा, यूक्रेन द्वारा जो हमले किए जा रहे थे, उसके बाद पुतिन और रूस का ये प्रतिशोध है जो हमने इस अटैक के रूप में देखा है। साथ ही ये भी लग रहा है कि ये अटैक यहीं पर खत्म नहीं होने वाले हैं। ये AK दत्ता जी, बड़ी बात है कि क्या जो ये हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि प्रेशर टैक्टिक है, रूस द्वारा दबाव लगातार बनाने की और उसे बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन क्या इन हमलों को हम एक नेक्स्ट लेवल के तौर पर भी देख सकते हैं इस युद्ध में? क्या यहाँ से आगे बढ़ेंगे, या जिस तरह से हम अभी तक देखते आए हैं ये दबाव बनाने की एक रणनीति है? बिल्कुल, देखिए, जब प्रेशर बिल्डअप करते हैं उस प्रेशर को रिलेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका जो पहले वाला एफर्ट होता है वो जाया चला जाता है। इसलिए ये मोमेंटम को मेंटेन करेगा रशिया, और मोमेंटम को तब तक मेंटेन करेगा जब तक उसने जो भी अभी ऑब्जेक्टिव चूज किया है यूक्रेन के अंदर ना कर ले। और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी वो एयर बेसेज जहाँ पे F-16 के जहाज आने वाले हैं, वो सारा इलाका जहाँ पे अमेरिकन या नेटो का इक्विपमेंट आ रहा, वो उनके वेयर हाउसेज, वो पूरी जो रूट्स है जहाँ से इनग्रेस होके पोलैंड की तरफ से अंदर आएगा, ये वो सारे इलाकों को टारगेट करेगा और कीव के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाएगा ताकि वो मेंटली सरेंडर कर जाए। होगा क्या उसी को लेकर दत्ता सर एक बड़ी खबर है, कमिंग टू यू अस्थाना सर। टारगेट पर अब लवीव होगा। लवीव की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है सर। पोलैंड में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी और पोलैंड से ही जिस तरीके से फाइटर प्लेन्स के तैयार होने को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। वहीं कल नेटो देशों की मीटिंग को लेकर भी बड़ी खबर हम बता रहे हैं। लवीव पर टारगेट किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है? अस्थाना सर, आपके पास आती हूं। रूस पर यूक्रेन के एक और आरोप को लेकर एक खबर आई है जहां ज़ेपोरिज़िया की तरफ बढ़ रही है रूसी सेना और रूसी एयरफोर्स ज़ेपोरिज़िया की ओर। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है ज़ेपोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट को जिस तरीके से इससे पहले भी पिछले 2 साल में टारगेट किया गया है, उसको लेकर ये खबर बढ़ी है। रूस पर यूक्रेन का एक और आरोप, ज़ेपोरिज़िया की तरफ बढ़ रही रूसी सेना को लेकर इस वक्त अस्थाना सर बड़ी खबर है। साथ ही सवाल पोलैंड में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी, पोलैंड के नजदीक लवीव पर अटैक को लेकर भी सर खबर। देखिए, पोलैंड से जब जितने भी अमेरिकी हथियार या वेस्ट के हथियार आते हैं तो लवीव एक कम्युनिकेशन सेंटर है और ये हथियार उस कम्युनिकेशन सेंटर से निकल के गुजरते हैं। इसलिए लवीव एक ऐसा टारगेट है जहां पर जाहिर है कि कुछ ना कुछ रिजर्व्स जो वेस्ट के हथियार भेजे गए हैं उसका जरूर होगा। इसलिए लवीव जो है एक पॉसिबल टारगेट है, जैसा कि सारे पैनलिस्ट बता रहे हैं और जैसा कि आपको अब खबर में मिला है। उसी मुताबिक मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो ये अभी नाटो में मीटिंग हो रही है, जाहिर है कि रूस वहाँ पर ये बताना चाहता है कि आप हथियार भेजने से रूस को, यूक्रेन को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए जो दूसरे तरीका है उसकी तरफ आप सोचना शुरू कर दीजिए, पहली बात। दूसरी चीज, आपने पूछा था किसी से कि वहां पर फैसले क्या होने वाले हैं। यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल क्लियर है। प्रॉमिस होते रहेंगे लेकिन मेंबरशिप नहीं मिलेगी। आप बताएं बात अपनी रखिएगा कंटिन्यू। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर हमारे पास आई है, अटैक के वक्त की तस्वीर, किस तरह से अटैक किया गया और उसके बाद किस तरह से आसमान में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए कीव में किस तरह से जो हमले किए गए, उसके बाद कीव की जो स्काईलाइन है वो पूरी तरह से धुआं दिखाई दे रही थी। 100 मिसाइलों से हमला किया गया जिसमें कई शहरों को टारगेट किया गया। कीव उसमें एक अहम टारगेट था। अलग अलग इलाकों में कीव में मिसाइलों से हमला किया गया जिसमें किंजल और स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। देखिए ये ताज़ा तस्वीरें हम एक और दिखा रहे हैं आपको, जिसमें किस तरह से कीव की स्काईलाइन में दूर दूर तक इस तरह का धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जगह जगह जो मिसाइल हमले हैं वो किए गए क्योंकि 100 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। अस्थाना सर, आप अपनी बात भी पूरी करें। साथ ही जो
सर एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर भी ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। रूसी हमले में कीव के कई बच्चों की मौत हुई है। अस्पताल में हमले से कई बच्चों की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। मलबे से बच्चों को निकाला जा रहा है। यूक्रेन लगातार ये कह रहा है कि रूस ने अस्पताल को टारगेट किया, बच्चों के अस्पताल को टारगेट किया जिसमें बच्चों की मौत हुई है। मलबे से बच्चों को निकाला जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है। मनीष देखिए, रूस पर ये बड़ा आरोप है यूक्रेन द्वारा और ऐसी जानकारी मिल रही है कि अस्पताल पर टारगेट हुआ है जहां से बच्चों को निकालने का काम अभी भी जारी है। देखिए, हमला चाहे किसी भी तरफ से हो, चाहे रूस की तरफ से हो, यूक्रेन की तरफ से हो, सिविलियन टारगेट तो होने ही नहीं चाहिए और अस्पताल पे तो टारगेट हरगिज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब डोनेट्स्क में मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूं और हॉस्पिटल लगातार टारगेट हो रहे थे, वही अब कुछ कीव में दिखाई दे रहा है। कीव में इस तरह के टारगेट के पीछे का जो रीजन है, हालांकि रूसी एजेंसी की दलील अलग है। रूसी एजेंसी का कहना है कि जो अस्पताल को टारगेट किया गया था उसमें रूसी मिसाइल नहीं है, बल्कि यूक्रेन में जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने रूसी मिसाइल को खत्म करने के लिए जो अपना मिसाइल दागा था, तो दोनों मिसाइल के टकराने के बाद वो मिसाइल जो गिरा वो हॉस्पिटल पे गिरा। तो वो इसलिए हो रहा क्योंकि टारगेट में लगातार रिहायशी इलाके हैं। रूस भले ही अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रहा है और यूक्रेन लगातार रूस पर दबाव बना रहा है। हकीकत यह है कि बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चे इसके चपेट में हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं या फिर आम सिविलियन इसके चपेट में हैं। और वैसी स्थिति में जो लोग युद्ध के मोर्चे पर नहीं भेजे गए या जो लोग युद्ध के मोर्चे पर नहीं थे, इसके अलावा सिविलियन टेरिटरी के लोग मारे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन हाँ, अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि आज के जो इस हमले का असर आपको नाटो की मीटिंग में दिखाई देगा, आज के इस हमले का असर यूएनएससी की बैठक में दिखाई देगा। लेकिन सवाल यही होता है कि जब रशियन टेरिटरी में सिविलियन मारे जाते हैं यूक्रेनियन हमले से, तब यह एक्शन क्यों नहीं होता? बिल्कुल बड़ी बात सामने आ रही है क्योंकि अब कीव के कई बच्चों की मौत को लेकर भी खबर है और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ज्यादातर इमारतें जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो जमींदोज हुई है, वहीं से मलबा निकालने की कोशिशें न सिर्फ टीम्स की तरफ से की जा रही है बल्कि वहीं स्थानीय लोग भी किसी तरीके से जल्द इन फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रूस ने जिस तरीके से अब इन रिहायशी इलाकों में हमलों को अंजाम दिया है, कीव के वो रिहायशी इलाके जहां यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बच्चों का हॉस्पिटल भी इन हमलों में चपेट में आया है, वहां फंसे लोगों को निकालने की लगातार जारी कोशिश। और कीव के मेयर का यह बयान कि 2 साल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बयान ज़ेलेंस्की का भी सामने आ चुका है। शरदेंदु सर, ये साफ तौर पर कहते हुए कि अब उसे और मदद की जरूरत है। हालांकि अब इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से रूस ने बड़े इलाकों पर कब्जे का दावा किया था। ज़ेपोरिज़िया को लेकर भी इस वक्त खबर सर सामने आई है, लवीव पर अटैक को लेकर भी खबर सामने आई है। तो पूर्वी और पश्चिम इलाके यूक्रेन के जिस तरीके से इस वक्त यहां पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, रशिया की ये प्लानिंग है क्या? इसको लेकर करूं सवाल, उससे पहले एक और बड़ी खबर और अपडेट, क्योंकि अब यूक्रेन में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हमले में 25 लोगों की मौत हो चुकी है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मदद की गुहार लगातार ज़ेलेंस्की, शरदेंदु सर लगा रहे हैं, लेकिन हमले को लेकर आशंका बढ़ रही है क्योंकि ज्यादातर इलाकों पर आने वाले वक्त में हमलों की आशंका शरदेंदु सर बढ़ चुकी है। यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से नाटो की मीटिंग हो रही है और जिस तरीके से उसके आने वाली मदद मिलेगी, इससे देखिए यूक्रेन को और कॉम्बैट पोटेंशियल उसका बढ़ेगा। इसके पहले ही रशिया चाहता है कि इनके जो रिहायशी इलाके हैं, जो 4 स्टेट हमने कब्जा किए, इनको पूरी तरीके से हमला करके इसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए लवीव और कीव पे अटैक जारी है। सर, और इसी वजह से ये आशंका जाहिर की जाएगी। माफ कीजिएगा सर, रोक रही हूँ आपको क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही है। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी देने के लिए। हमारी नजर लेकिन लगातार बनी हुई इन हमलों पर, हर बड़ी कवरेज, हर बड़ी न्यूज हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर।